Good morning. At your final level, the name of the subject is direct taxes or direct tax law and international tax. Tell me, ever heard of something like international taxation? नहीं. Okay. Little bit of intermediate कुछ याद है? टैक्स के सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट का कुछ याद है? चलो एक रैंडम सवाल पूछता हूँ. देयर आर 3 ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न. आईटीआर फाइल करने का 3 ड्यू डेट. व्हाट आर दे? सितंबर था, अभी वो अक्टूबर बन गया. 31 अक्टूबर, दिसंबर बिलेटेड रिटर्न का था. दिसंबर के पहले 1 जुलाई, करेक्ट. 1 जुलाई तो 1 जुलाई, 1 अक्टूबर तीसरा. थर्ड ड्यू डेट is related to this international taxation, 30th of November. Okay, see, your syllabus, ये जो तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्स है, this roughly comprises of about 40% of your entire syllabus of your question paper, and this direct tax comprises of 60%. Now, at the intermediate level भी direct tax as a subject पढ़ा था. उसमें क्या क्या पढ़ा था? What did you study at the intermediate level? 5 heads of income, set of carry forward of losses, clubbing of income, deductions, and टैक्स कैसे कैलकुलेट करने का, रेसिडेंशियल स्टेटस. सो व्हाट यू स्टडीड एट द इंटरमीडिएट लेवल, ये तुम्हारा कंप्यूटेशन पार्ट था. हाउ डू यू कंप्यूट इनकम? इनकम को 5 हेड में क्लासिफाई करो. दैट पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट talks about calculation of income, calculation of tax. A good amount of intermediate syllabus is there at CMA final syllabus also. PGBP is your main chapter. इंटरमीडिएट याद हो तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स थे फॉर अ फर्स्ट टाइमर. जब तुम सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते हो तो इंटर में पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स डिफिकल्ट लगते. सैलरीज दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है. एज अ चैप्टर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज है. मेन 2 चैप्टर्स पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स. तो हाँ, फाइनल लेवल पे भी पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स काफी हद तक इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट एज अ सेपरेट चैप्टर. मतलब इफ यू लुक एट योर स्टडी मटेरियल, तुमको पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स के चैप्टर इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेंगे. बट इफ यू लुक एट योर क्वेश्चन पेपर्स, तो हाँ, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स के क्वेश्चंस आते हैं. इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सो व्हाट इज द डिफरेंस? इंटर लेवल पे तुमको सिर्फ ये सिखाया था कि अच्छा कैलकुलेट कैसे करना है. डिफिकल्ट डेफिनेटली था, but there were few topics of PGBP, few topics of capital gains. They were never part of your intermediate syllabus only, क्योंकि they are advanced topics, they are kept for final level. So you know how to do computation. तुमने पढ़ा हुआ है. हाँ, एकदम से अगर मैं कुछ पूछूं तो शायद याद ना आए. That is because you may have lost touch with the subject. But it's not कि you are unfamiliar, completely कुछ पता ही नहीं है, ऐसी हालत नहीं है. वो कंप्यूटेशनल पार्ट इज पार्ट ऑफ योर फाइनल सिलेबस ऑल्सो. देन द इंपॉर्टेंट पार्ट एट CMA फाइनल इज द असेसमेंट रिलेटेड टॉपिक्स. ये क्या है? दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दैट 60%. 40% तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्स है, 60% तुम ऐसे समझ सकते हो डोमेस्टिक टैक्स है. अब ये असेसमेंट रिलेटेड टॉपिक्स है क्या? तो 2 मिनट पहले बातों बातों में मैंने बोला कि भाई रिटर्न फाइल करना पड़ता है. ठीक है, ऑल ऑफ अस नो कि ITR फाइल होता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है? आई फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा उस रिटर्न का? तो एक वर्ड है जो सबको पता है, हमने डे टू डे लाइफ में बहुत सुना हुआ है,
कि लोगों का स्क्रूटिनी निकलता है। अब ये स्क्रूटिनी कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन डिपार्टमेंट इज अ बिग वर्ड फॉर इट, डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं। सो इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारा स्क्रूटिनी करता है। इस स्क्रूटिनी को लीगल टर्म्स में बोलते हैं असेसमेंट। इंटरमीडिएट लेवल पे तुमने क्या सीखा कि भाई इनकम टैक्स होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है, क्या इनकम्स है। अब फाइनल लेवल पे यू आर गोइंग अ स्टेप अबव। हाँ भाई चलो, हमको कंप्यूट करना आता है, हमने हमारा रिटर्न दे दिया। अब उसके सामने इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? तो वो स्क्रूटिनी करेगा। स्क्रूटिनी इज वन टाइप ऑफ असेसमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। असेसमेंट हो गया, कैसे करना है दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। सो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू टाइप बात कर रहा हूँ। स्क्रूटिनी कर लिया, असेसमेंट हो गया, उसने मेरा इनकम बढ़ा दिया, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहा है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद द इनकम टैक्स ऑफिसर डूइंग माई असेसमेंट। मैं क्या करूँ? आई हैव अ प्रॉब्लम विद इनकम टैक्स ऑफिसर डूइंग माई असेसमेंट। मैं उसके ऊपर जाऊंगा और मैं अपील फाइल करूंगा। सो अपील कब फाइल होगा? अपील का क्या प्रोसीजर होता है? क्या तुम किसी भी असेसमेंट ईयर का अपील जब चाहो तब फाइल कर सकते हो? ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू स्टडी एट द फाइनल लेवल। फिर असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझ पे कोई पेनल्टी लगा दिया, तो पेनल्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दीज आर ऑफ कोर्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे मैंने बोला मैं ओवरव्यू का बात कर रहा हूँ। सो दीज आर सम ब्रॉड टॉपिक्स जो अगर तुम अपना इंटरमीडिएट का सिलेबस याद करो, ये कभी देखा ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हमने क्या देखा था? हाँ भाई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिलेटेड रिटर्न, लेट फाइल हुआ, लेट रिटर्न फाइल करना है तो क्या होता है। तो बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस तुमने इंटर पे पढ़े हैं। आरओआई, इनफैक्ट रिटर्न ऑफ इनकम का ही वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट तुमने इंटरमीडिएट पे पढ़ा हुआ है। तो फाइनल लेवल पे इसका एडवांस टॉपिक और रिटर्न के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है ये तुमको देखना है। देन यू कैन कैटेगराइज योर डोमेस्टिक टैक्स इनटू द थर्ड पार्ट, अदर टॉपिक्स। अब ये अदर टॉपिक्स में क्या आता है? अच्छा अब याद करो, तुमने इंटरमीडिएट में जो भी सम सॉल्व किए होंगे, ज्यादातर सम्स, मैक्सिमम सम्स विल बी रिलेटेड टू इंडिविजुअल। क्वेश्चन में मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर राम श्याम, इंडिविजुअल। बट देन थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ सोचो, क्या सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स भरता है? नहीं, कंपनी टैक्स भरता है, कंपनीज पे टैक्स, पार्टनरशिप फॉर्म पे टैक्स। सो कंपनी से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड तो ज्यादा कुछ तुमने इंटर पे पढ़ा ही नहीं है, और वो सही भी है एक्चुअली। यू वर स्टडिंग द सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट आई हैव टू, इफ आई एम द इंस्टीट्यूट, आई हैव टू एंश्योर दैट मेरा स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटेशन पार्ट सीख जाए। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग में जाएगा तो उसके बहुत सारे क्लाइंट्स शायद इंडिविजुअल्स हो, तो वो इंडिविजुअल का कैलकुलेशन कर पाए। बट नाउ दैट यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर डिग्री, नाउ द इंस्टीट्यूट सेज कि अब तुम तैयार हो, तुमको सब्जेक्ट फेमिलियर है, कि तुम भाई कंपनी रिलेटेड टैक्सेशन पढ़ो। कंपनी कैसे टैक्स भरेगा, कंपनी से रिलेटेड क्या अलग प्रोविजंस क्रिएट किए इनकम टैक्स एक्ट ने। you will have to focus on taxation of partnership firms also. Then there are various topics like business trust, absolutely new topic, इंटरमीडिएट पे कभी पढ़ा ही नहीं था। इनफैक्ट सो मच सो के बिजनेस ट्रस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो 2014 में ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो दिस इज जस्ट अ 10-year old कॉन्सेप्ट। देन द टॉपिक ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, सुना होगा कि हमने किसी ट्रस्ट को डोनेशन दिया, किसी एनजीओ को डोनेशन दिया। अब वो डोनेशन तुम जो देते हो वो तो तुम्हारा एक्सपेंस है, लेकिन उस ट्रस्ट का इनकम है ना, उस इनकम पे क्या होता है, उस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ
other topics where you will not only स्टडी थिंग्स अबाउट इंडिविजुअल बट तुम अपना थिंकिंग एक्सपांड करके पढ़ोगे. अच्छा, कंपनी असेसी हुआ तो क्या, फॉर्म असेसी हुआ तो क्या, ट्रस्ट असेसी हुआ तो क्या, क्या स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किए. देन व्हेन यू कम टू द 40% पार्ट, दैट इज द टॉपिक ऑफ योर इंटरनेशनल टैक्स. द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग इंटरनेशनल टैक्सेशन. मतलब मैं अक्रॉस द बॉर्डर सोच रहा हूं. अब ये वर्ड याद है, आई एम प्रिटी श्योर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, नॉन रेसिडेंट. कैसे बनते हो तुम नॉन रेसिडेंट? बेसिक कंडीशन मैच नहीं किया. एक बेसिक कंडीशन जो हम प्रिटी श्योर याद होगा, 182 डेज वाला. फिर थोड़ा, हाँ थोड़ा और सोचोगे तो 60 डेज, और पिछले 4 साल का टोटल तुम्हारा 365. अब ये सेटिस्फाई हो गया तो तुम रेसिडेंट हो. लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट. बराबर. अब नॉन रेसिडेंट्स के, तुमको नॉन रेसिडेंट बना दिया, समझो यू आर अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज ऑफ योर स्टे. तो इनकम टैक्स की नज़र में तुम नॉन रेसिडेंट हो, तो तुमको तुम्हारे लिए अलग प्रोविजंस बना के रखे. तुम नॉन रेसिडेंट हो, तुम फॉरेन में रहते हो, तुम फॉरेन से इंडिया में आके इनकम कमाओगे, टैक्स भरोगे या नहीं? नॉन रेसिडेंट बाहर से इंडिया में पैसा लेके आएगा. नॉन रेसिडेंट्स आर मच मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वो अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आते हैं, उनका पेटेंट हम यूज़ करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एनकरेजमेंट कैन इंडिया गिव टू अट्रैक्ट नॉन रेसिडेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक टूल की तरह यूज़ होता है. इनकम टैक्स एक हथियार की तरह यूज़ होता है कि आओ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, और इंडिया में आओ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम पे ये इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, वो इनकम पे टैक्स लगाएंगे लेकिन लो रेट पे लगाएंगे. सो सेपरेट प्रोविजंस हैव बीन क्रिएटेड फॉर नॉन रेजिडेंट्स. क्यों जरूरी है कि नॉन, यू मस्ट नो योर रेजिडेंशियल स्टेटस. इफ यू आर अ रेसिडेंट तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम अलग होती है. इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट तो तुम्हारी इनकम अलग होती है. अब इंटर पे क्या पढ़ा पता है? इनफैक्ट मैं आज के लेक्चर में वो डिस्कस करने वाला हूँ, बट देन यू माइट रिमेंबर दिस. अगर इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होती है, ये तुमको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में से याद आएगा, प्रॉपर सम सॉल्व किए होंगे. अगर इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होती है और तुम इंडिया के रेसिडेंट हो तो इंडियन इनकम. इंडियन इनकम मतलब उसका मतलब क्या होता है? इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. लेकिन अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो और इंडिया के बाहर इनकम कमाते हो, तो नॉन रेसिडेंट हो लेकिन इंडिया के बाहर कमाते हो, तो भी टैक्स भरोगे? नहीं. तो ऑब्वियसली तुम टैक्स नहीं भरोगे. लेकिन एज अ नॉन रेसिडेंट तुम अगर इंडिया में इनकम कमाते हो तो टैक्स भरना पड़ेगा. सो यर एट इंटरमीडिएट लेवल तुमने इतना ही पढ़ा है बस, कि इंडिया में इनकम कमाया तो टैक्सेबल. नाउ वी विल एक्सपांड एंड थिंक कि अच्छा ये टाइप की इनकम पे ये टैक्स रेट लगा, वो इनकम पे ज़्यादा टैक्स रेट लगा, ये इनकम पे कम टैक्स रेट लगा, क्योंकि हमको उनका पैसा चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए. सो दिस इज वन मेजर चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल टैक्स. सेकेंड मेजर चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल टैक्स इज ट्रांसफर प्राइसिंग. ये तो 30th नवंबर वाला जो ड्यू डेट है उससे रिलेटेड है. अगर इसका एकदम ब्रीफ ओवरव्यू देना हो तो आई वुड से समथिंग लाइक दिस, कि एक मल्टीनेशनल ग्रुप समझ लो जिसका एक कंपनी इंडिया में है, दूसरा कंपनी मॉरिशस में है, तीसरा कंपनी सिंगापुर में है, चौथा कंपनी इजिप्ट में है. अब मैं 4 कंपनीज का एक ग्रुप बना रहा हूँ जो अलग अलग देश में है. हर देश में इनकम टैक्स रेट सेम होगा? नहीं. सो ये ग्रुप अपना टैक्स बचाने के लिए ऐसी गड़बड़ कर सकता है कि जहां पे ज्यादा रेट ऑफ टैक्स है वहां पे कम प्रॉफिट दिखा दे, जहां पे कम रेट ऑफ टैक्स है वहां पे ज्यादा प्रॉफिट दिखा दे. तो तुम प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर रहे हो. द वर्ड इज ट्रांसफर प्राइसिंग. तुम प्राइसिंग में मैनिपुलेशन करके अपना प्रॉफिट्स
उस जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो, उस देश में ट्रांसफर कर रहे हो जहां पे टैक्स रेट कम है। तो जहां पे टैक्स रेट कम है उस देश को तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, उसको तो टैक्स मिल रहा है। लेकिन इंडिया का तो टैक्स गया ना, जो प्रॉफिट इंडिया में टैक्स होना चाहिए वो कहीं बाहर चला गया क्योंकि उस कंट्री में टैक्स रेट कम था। तो अब इंडिया ने बोला ये नहीं चलेगा, हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस बनाए। इट इज एक्चुअली स्पीकिंग अ वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट एंड दैट इज वाई इंटरमीडिएट लेवल पे कभी डिस्कस ही नहीं होता। बट इट इज एन एक्सक्लूसिव फाइनल कॉन्सेप्ट विच इज रेगुलर फीचर ऑफ योर पेपर। ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये तुम्हारे पेपर में आता ही है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। व्हाट आर द फर्स्ट टू वर्ड्स? डबल टैक्सेशन। क्या एक इनकम इंडिया में टैक्स होगी एंड वही बंदे के लिए, उसी एसएससी के लिए किसी और कंट्री में भी टैक्स हो सकती है? सोचो। योर प्रिलिमिनरी आंसर है सर नहीं हो सकता। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस। तुमने तुमने यूएस में जाके इनकम कमाया। अब बताओ तुम्हारा स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस? तुमने एक्चुअली आई एम टेकिंग यू एज एन एग्जांपल। यू स्टे इन इंडिया, व्हाट इज योर रेजिडेंशियल स्टेटस? तुम रेसिडेंट हो, चलो फाइन। कहाँ पे इनकम कमाया? यूएस में। क्या यूएस उस पर टैक्स लगाएगा? वहां जाके कमाया तो ऑब्वियसली यूएस टैक्स लगाएगा। और तुम हो इंडिया के रेसिडेंट, तो इंडिया बोलेगा कि हम भी टैक्स लगाएंगे। अब बताओ हुआ क्या? हुआ डबल टैक्स। बोलो, डबल टैक्स होना चाहिए? लेट मी चेंज माय क्वेश्चन, टैक्स होना चाहिए? टैक्स तो होना चाहिए, दो बार होना चाहिए, एक ही बार तो होना चाहिए। सो हियर कम्स डीटी डबल ए। क्या फुल फॉर्म था? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। वो पहला ए, हमको क्या अवॉइड करना है? हमको टैक्स अवॉइड नहीं करना है, डबल टैक्स अवॉइड करना है। और ये अवॉइड होगा बाय साइनिंग अग्रीमेंट। इंडिया एंड यूएस विल साइन एन अग्रीमेंट कि देख भाई ये टाइप का इनकम यूएस टैक्स करेगा, वो टाइप का इनकम इंडिया टैक्स करेगा, ये टाइप का इनकम इंडिया टैक्स नहीं करेगा, वो टाइप का इनकम यूएस टैक्स नहीं करेगा। सो जो डबल टैक्स हो रहा था वो अब नहीं होगा। सो इंटर लेवल पे तो तुमने क्या पढ़ा? इंटर लेवल पे तो तुम पढ़ रहे थे भाई सिंगल टैक्सेशन समझ लेते हैं, इंडिया के इनकम टैक्स के हिसाब से क्या टैक्स होगा। अब फाइनल पे क्या पढ़ोगे कि हाँ भाई चलो इंडिया के हिसाब से क्या टैक्स होता है पता है अपने को। बट अगर वही इनकम किसी और देश में टैक्स हुई तो क्या मैं दो दो बार टैक्स भरूं? बोला नहीं, दो बार टैक्स मत भरो, यू जस्ट हैव टू पे टैक्स वंस। दोनों कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। अब वो अग्रीमेंट में क्या लिखा है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसको सम्स में कैसे अप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन इंटरनेशनल टैक्स। अगेन आई एम सेइंग, मैंने जो लिखा है वो डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। डिटेल सिलेबस तो तुम्हारा मॉड्यूल खोल के देखोगे तो चैप्टर वाइज सब मिल जाएगा। आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि फाइनल लेवल पे तुम क्या पढ़ोगे। फाइनल लेवल पे दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये जो कंप्यूटेशन वाले पार्ट है, इंस्टीट्यूट ऐसा अजम्पशन करता है कि बच्चे को आता ही होगा क्योंकि उसने इंटर में पढ़ा है। नाउ रियल लाइफ सिचुएशन वी नो कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम तक याद है एंड आफ्टर दैट बिकॉज यू लॉस्ट टच, एंड दिस इज ट्रू फॉर टैक्स नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, तुम्हारा टच छूट जाता है। सो यू टेंड टू फॉरगेट द सब्जेक्ट। यू माइट नो ब्रॉड चीजें बट डिटेल्स नहीं याद रहती। सो फ्रॉम अ कोचिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ स्टडी परस्पेक्टिव, ये भी पढ़ना तो पड़ेगा। बट द सिलेबस मेजरली स्पीकिंग इज दैट येलो कलर ऑरेंज कलर जो भी है वो जो मैंने बॉक्स डाल के रखे हैं, दैट इज योर पार्ट ऑफ फाइनल सिलेबस। चलो आज मुझे तुम्हारे साथ क्या डिस्कशन करना है? आज मुझे बेसिकली ये देखना है कि हाउ मच डू यू नो ऑफ द सब्जेक्ट। सो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है,
बताओ, तुम्हारे दिमाग में जो आंसर आता है, जो आंसर आता है मैं उसको रिफाइन करके स्क्रीन पे लिख दूंगा, बट वॉट एवर यू कैन आंसर। हाउ डू यू कैलकुलेट इनकम टैक्स? लिमिट्स होती है 5 लाख, 2,50,000, 3 lakhs, बराबर। सो स्लैब रेट्स इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बराबर। स्लैब रेट का अगर आप बात कर रहे हो, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रेट्स। चलो, तुमने स्लैब रेट का बात किया ना, तो मैं एक सवाल पूछता हूं, एंड आई एम 1000% श्योर ये तुम सबको याद है, मतलब तुमको सब्जेक्ट याद नहीं होगा ना तो भी ये पॉइंट याद है। लॉटरी लगता है 30% टैक्स रेट, उस पर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता, डायरेक्ट 30% होता है। मतलब आपकी ये जो टैक्स रेट है ना, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, अगर आपका टैक्स रेट पर्सन बेस्ड है, then this tax rate will be announced by the budget जो 1 फरवरी को आता है, एंड वी व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। बिल सो फिर लोकसभा उसको पास करता है, राज्यसभा पास करता है, प्रेसिडेंट साइंस इट, देन इट बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट। अगर आपका कोई टैक्स रेट इनकम बेस्ड है तो वो रेट आपको इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा। जैसे तुमने जो लॉटरी का एग्जांपल लिया, मैं उसी क्वेश्चन को जरा घुमा के पूछता हूं। इफ लॉटरी इनकम इज अर्नड बाय अ इंडिविजुअल, लॉटरी इनकम इज अर्नड बाय इंडिविजुअल, कितना टैक्स रेट लगता है? लॉटरी इनकम इंडिविजुअल को लॉटरी लगा 30%। अच्छा, फॉर्म को लॉटरी लगा या कंपनी को लॉटरी लगा तो भी 30% ही है। मेरे इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, किसने लॉटरी कमाया उससे फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट 30% है। इनकम कौन सी है? लॉटरी वाली, लॉटरी पे टैक्स रेट, दिस इज अ टैक्स रेट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इनकम। इसके लिए बजट खोल के देखने की जरूरत नहीं है। लॉटरी का इनकम इज टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%, दिस इज गिवन बाय सेक्शन नंबर 115BB। लेकिन 115BB किस एक्ट का? 115BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन समझो मैं लॉटरी जैसी स्पेसिफिक इनकम का बात नहीं करता हूं। तुमने बोला ना स्लैब रेट लगता है, क्या हर एवरीबडी पेज टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट? नहीं, इंडिविजुअल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करता है। कंपनी कैसे टैक्स पे करता है या फॉर्म कैसे टैक्स पे करता है? उनका अलग स्लैब रेट नहीं होता, उनके लिए स्लैब रेट होता ही नहीं है, सीधा परसेंटेज होता है। सो दे पे टैक्स एट अ फ्लैट रेट। लाइक तुम और मैं कौन है? बोला हम लोग इंडिविजुअल्स है, ठीक है। लेट अस से अपना इनकम 2 लाख रुपया, नो टैक्स। लेकिन एक कंपनी का इनकम 2 लाख रुपया, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। एक फर्म का इनकम 2 लाख रुपया, यू मे नॉट रिमेंबर द टैक्स रेट, दैट्स ओके, बट ये डिफरेंस समझ पड़ा कि जैसे पर्सन चेंज हुआ वैसे टैक्स रेट भी चेंज हुआ। एक इंडिविजुअल टैक्स भरेगा स्लैब रेट के हिसाब से, एक कंपनी टैक्स भरेगी फ्लैट रेट के हिसाब से। सो योर रेट ऑफ टैक्स इज नाउ डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम। इसके लिए क्या रेट ऑफ टैक्स है? हर साल बजट में अनाउंस होता है। एवरी ईयर 1 फरवरी हम लोग बजट क्यों देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉमन मैन बजट एक ही रीजन से देखता है, उसका टैक्स रेट क्या है। सो बजट में तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बजट में पूरा इनकम टैक्स एक्ट नहीं, बट काफी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट गेट्स अमेंडेड। अपने जैसे प्रोफेशनल्स वो बजट को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बट न्यूज चैनल्स, कॉमन मैन बजट सिर्फ एक ही रीजन से देखता है कि भाई इस साल मेरा टैक्स कितना होगा, क्या मुझे स्लैब रेट में कोई बेनिफिट मिला, इंक्रीज हुआ। सो
दिस इफ योर टैक्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ पर्सन, तो बजट में से वो रेट मिलेगा. इफ योर टैक्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इनकम, फिर वो कोई भी बंदा कमाए, वो इनकम के बेसिस पे है, तो बजट में नहीं बट इनकम टैक्स एक्ट में ही वो रेट मिल जाएगा. चलो ये तो तुमने मुझे जवाब दिया कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, टैक्स रेट के हिसाब से. अब बताओ मुझे ये टैक्स रेट किस अमाउंट पे अप्लाई करोगे. तुमने बोला स्लैब रेट, चलो फाइन, तो स्लैब रेट किस अमाउंट पे अप्लाई करोगे, इनकम पे. सो द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इज टोटल इनकम. ये टोटल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई करो. What do I mean by the word total income? Total income is defined in section number 2 clause number 45. एक चीज जो शायद पता होगा, किसी भी कानून में डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो, कंपनीज एक्ट बोलो, इनकम टैक्स बोलो, कोई भी लॉ समझ लो, डेफिनेशंस आर ऑलवेज देयर इन सेक्शन नंबर 2. अब सेक्शन 2 में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, आई एम डिफाइनिंग द वर्ड टोटल इनकम. ये टोटल इनकम वर्ड एक लीगल वर्ड है. बहुत आई मीन मेनी अ टाइम्स ये होता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए वी यूज द टर्म नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम. ये सारे वर्ड्स लीगल वर्ड्स नहीं है, ये सारे वर्ड स्टूडेंट को समझाने के लिए है. लीगली स्पीकिंग व्हाट इज द वर्ड, टोटल इनकम. अब इस वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो टोटल इनकम सेक्शन 245 में डिफाइंड है, और डेफिनेशन में क्या लिखा, डेफिनेशन में लिखा टोटल इनकम मतलब वो इनकम विच इज कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 5, और रादर लेट मी से वो इनकम विच इज taxable as per section 5 and this income is computed in the prescribed manner. अब ये जो दूसरा पार्ट लिखा है ना, you know this, ये तुमको पता है, मैं बताता हूं कैसे. 5 हेड ऑफ इनकम को टोटल करता हूं मैं, तो क्या मिलता है मुझको, उसको टोटल इनकम नहीं बोलते, ग्रॉस टोटल इनकम. करेक्ट. व्हाट आर माय 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन्स. ये 5 को मैंने टोटल किया तो मुझे मिला ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस. कौन से, 80C से लेकर अच्छा चलो 80 है, अल्फाबेट डाल दो पीछे. अच्छा मैं हिंट देता हूँ, चलो एक सेक्शन पढ़ा है तुमने, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन होता है, ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म, ATU, सो ये करके क्या मिला तुमको, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टोटल इनकम. द लीगल वर्ड इज टोटल इनकम. अब देखो मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, स्क्रीन देखो, क्या वर्ड डिफाइन कर रहा था मैं, राइट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, टोटल इनकम. टोटल इनकम मतलब इनकम जो सेक्शन 5 के हिसाब से टैक्सेबल है, ये तो चलो बात हुआ ही नहीं अब तक, बट कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. कंप्यूटेड, और ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा, ये पूरा कैलकुलेशन का ही फॉर्मूला लिखा. अब तुम स्लैब रेट, टैक्स रेट सब किस पे अप्लाई करोगे, इस वाले अमाउंट पे
इस फाइनल आंसर टोटल इनकम पे ही तुम स्लैब रेट अप्लाई करके बोलते हो अच्छा मेरा इतना टैक्स आया। ये वर्ड यहां तक समझा? अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, टोटल इनकम मतलब इनकम टैक्सेबल एज पर सेक्शन 5। अब व्हाट इज सेक्शन 5? सेक्शन 5 का हेडिंग है स्कोप ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कुछ लिखूं तो शायद याद आए। ये भी तुमने इंटर में पढ़ा है, इनफैक्ट इंटरमीडिएट में दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इफ द इनकम accrues in India, याद आया? टैक्सेबल, वेरी गुड। चलो, अगर वो इनकम इंडिया में अक्रू होती है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है? यस। किसके लिए? रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए? दोनों के लिए। इनकम किधर अक्रू हुई? मतलब तुमने काम किया, जॉब किया, बिजनेस किया, एसेट बेचा, किधर किया वो? तो इंडिया का तो हक बनता ही है ना टैक्स लेना। अच्छा, अब इसमें मैं एक सवाल ऐसा डालता हूं कि ये जो इनकम है ना, वो इंडिया के बाहर रिसीव किया तुमने, लेकिन अक्रू इंडिया में हुआ। हाँ, बताओ टैक्सेबल होगा या नहीं? वो येस को नो कर दूं या येस ही रखूं? टैक्सेबल होगा। टैक्स लगाने के लिए दो ट्रिगर पॉइंट्स है, या तो अक्रूवल बेसिस पे या तो रिसीट बेसिस पे। अक्रू किधर हुआ? अब मैं बोलूं रिसीव्ड इन इंडिया या बोलूं रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन अक्रू किधर हुआ? तो टैक्स लगा के नहीं? बराबर। अच्छा, उल्टा बात करते चलो। अगर अक्रूवल आउटसाइड इंडिया हुआ, इंडिया के बाहर काम किया, लेकिन पैसा इंडिया में लिया, अब टैक्स लगेगा। इंडिया के बाहर जाके गुड्स बेचा, इंडिया के बाहर जाके जॉब किया, लेकिन उसका इनकम इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव किया, होगा टैक्सेबल। समझाता हूं ना। मैंने एक स्टेटमेंट बोला, टैक्स लगाने के दो ट्रिगर पॉइंट, या तो अक्रूवल या तो रिसीट। मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूं, कहां पे लेक्चर ले रहा हूं? दादर, बराबर। हाँ, मतलब इंडिया में ना। सो मेरा इनकम अक्रू किधर हो रहा है? इंडिया। रिसीव किधर होगा? इंडिया। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, मैंने एक कोचिंग क्लास को बोला मेरा स्विस बैंक अकाउंट है, वहां पे पैसा डाल दो, लेकिन लेक्चर मैंने इधर लिया, होगा टैक्सेबल? क्यों? जस्टिफाई करो। आंसर बराबर है। अक्रू रिसीव इधर नहीं, रिसीव स्विस में है ना। हाँ, बट अक्रू इधर हुआ। सो ये जो मैंने पहला लाइन लिखा, अक्रूवल इन इंडिया, अब इंडिया में रिसीव करूँ या स्विस बैंक में रिसीव करूँ, काम तो इधर किया ना, तो टैक्स लगा। कौन से बेसिस पे तुमने टैक्स लगाया? चूज करो, अक्रूवल बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे? अक्रूवल के बेसिस पे, बराबर। अब मैंने फॉरेन में जाके लेक्चर दिया, लेकिन उनको बोला कि देखो भाई, मेरे पास तुम्हारे तुम्हारे देश में मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास इंडिया में बैंक अकाउंट है, वहां पे मुझे पैसा दे दो। मैं काम किया इंडिया के बाहर, तो अक्रू हुआ इंडिया के बाहर, लेकिन रिसीव हुआ इंडिया में। टैक्स लगाने के दो ट्रिगर पॉइंट, या तो अक्रूवल या तो रिसीट। दोनों में से अगर एक इंडिया में हो गया तो टैक्स लगना चाहिए या नहीं? कन्विंस्ड? तो बताओ अब क्या होगा? वेयर आई क्रिएट अ सिचुएशन दैट द अक्रूवल इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया एंड द रिसीट इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। अब तुम्हारा पहला रिएक्शन होना चाहिए, सर इंडिया के बाहर अक्रू हुआ, इंडिया के बाहर रिसीव हुआ, तो इंडिया का कोई हक ही नहीं बनता टैक्स लेने का। हाँ, नाउ इन दिस सोचो, अगर तुम
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो तो टैक्स लगेगा। हाँ भाई, अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो नहीं लगेगा। बंदा इंडिया में रहता नहीं है, इंडिया के बाहर रहता है, वहीं पे कमाता है, वहीं पे रिसीव करता है, तो इंडिया क्या सुपर पावर है जिधर भी कमाओ इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर तुम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो तो यहां पे दोनों आंसर एक्चुअली सही है, येस एंड नो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर हाँ, अगर बिजनेस प्रोफेशन का कंट्रोल इंडिया में है तो भाई वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, अदरवाइज वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अब एक बात बताओ ना, ये जो मैंने लिखा ना एल्स, उसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन करो ना। कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट इफ बिजनेस इनकम है ही नहीं? इनकम के तो 5 हेड होते हैं ना। अब मैं तुमको समझाता हूं, अब मैं तुमको यहां पे ले ऐसे पढ़ो बेटा, अक्रू किधर हुआ, रिसीव किधर हुआ, लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर सोर्स इनकम तो 5 हेड की टाइम है ना। बिजनेस इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज इनकम है, तो ये वाला कंडीशन ही अप्लाई नहीं होता। कंट्रोल किस चीज का चेक करना है? अब तुम बिजनेस करोगे तो कंट्रोल का चेकिंग होगा ना। तुम जॉब कर रहे हो, तुम रेंट कमा रहे हो, तुम अदर सोर्सेज कर रहे हो, तो किधर आएगा? तुम ये एल्स वाले पार्ट में ही आएगा ना। अच्छा, अब तुमको पता चला तुमने क्या किया? तुमने ना सेक्शन 5 का समरी बनाया। ये देखो, थोड़ी अनवांटेड चीजें हटा देता हूं मैं। व्हाट इज इनकम टैक्स? बोला टोटल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई करो तो इनकम टैक्स मिल जाएगा। टोटल इनकम मतलब 5 हेड का टोटल, जीटीआई माइनस डिडक्शन, टोटल इनकम। लेकिन अब बताओ कौन सा सैलरी यहां पे लिखोगे, कौन सा पीजीबीपी यहां पे लिखोगे, कौन सा कैपिटल गेन यहां पे लिखोगे? वो डिपेंड करता है ऑन स्कोप ऑफ इनकम। कैसे? कोइंसिडेंटली हमने जो अब भी डिस्कस किया वही तुमको हेल्प करेगा। बेटा जॉब इंडिया में किया तो अक्रू किधर हुआ, तो वो इनकम टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, तो यहां पे सैलरी के हेड में उसको लेना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि तुम अभी गलती ना करो। प्रॉपर्टी ना इंडिया के बाहर है, उसमें से भाड़े का इनकम मिलता है, रेंट इनकम इंडिया के बाहर है प्रॉपर्टी, लेकिन वो रेंट मैंने इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव किया। प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, कोई भी देश इमेजिन कर लो अपनी मर्जी का, उधर प्रॉपर्टी है, उधर से जो रेंट इनकम मिलती है ना वो इंडिया के बैंक अकाउंट में आती है। अक्रू किधर हुआ? बराबर, लेकिन रिसीव किधर हुआ? मतलब होगा टैक्सेबल, तो टैक्सेबल होगा तो ही इधर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लिखूंगा ना मैं। तुमको जेन्युइनली समझा? सो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए शुड यू नो रेजिडेंशियल स्टेटस जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे पता चलेगा स्कोप ऑफ इनकम, फिर पता चलेगा कि अच्छा भाई टैक्सेबल है या नहीं, फिर उसको 5 हेड में डाल के तुम इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे। ये वाला पार्ट सच में समझा? बढ़ू आगे, मेरे एक दो डाउट है, पूछू? मुझे एक बात बताओ, जब तुम टैक्स कैलकुलेट करते हो तो जो स्लैब रेट अप्लाई करके टैक्स आता है क्या वो तुम्हारा फाइनल टैक्स होता है?
नहीं, उसमें ऐड होता है, सेस ऐड होता है, एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, 4%। चलो ठीक है, और कुछ ऐड होता है? नहीं, कोशिश करो, गैस गैस करो। सरचार्ज, करेक्ट, सरचार्ज भी ऐड होता है। और कुछ होता है? एक चीज बचा, तीन चीज बोल दिया तुमने, एक चीज बचा। चलो ठीक है, सबसे पहले जो तुम कैलकुलेट करते हो वो है तुम्हारा बेसिक टैक्स। इस बेसिक टैक्स में से, हाँ, याद आया कुछ? कुछ याद आया है? या सिर्फ वर्ड याद आया? वर्ड याद आया सिर्फ, ओके। कितना रिबेट? नहीं बच्चा, 15,000 नहीं, 2.5 lakhs तो तुम्हारा ये स्लैब रेट वाला कैलकुलेशन है। 12,500, परफेक्ट। तो 12,500 क्या है सर? रिबेट है। रिबेट मतलब उतना अमाउंट देना है, नहीं देना है? नहीं देना है, उसका मतलब वो डिस्काउंट है ना, वो माइनस कर दिया हमने। चलो, माइनस करने के बाद कुछ बचा। अब मैंने ऐड किया सरचार्ज। सरचार्ज कौन पे करता है? सब लोग पे करते हैं। 50 lakhs जो अबाव है, वेरी गुड। क्या 50 lakhs के ऊपर क्या इनकम? परफेक्ट, उसका भी अलग अलग रेट्स है, परफेक्ट। चलो, और फिर सरचार्ज ऐड करने के बाद मैं वापस एक सब टोटल ले लेता हूं। अब ये जो सब टोटल आता है उस पे मैं कैलकुलेट करता हूं, और ये सबसे सिंपल है, दिस इज कैलकुलेटेड एट 4%। ये जो मेरा अमाउंट आया, दिस इज माई टैक्स पेएबल। ये टैक्स कौन से ईयर में पे करना पड़ता है? इनकम टैक्स में दो टाइप के ईयर होते हैं ना। हाँ, तो टैक्स कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में। पहले तो इनकम कमाओगे ना, फिर टैक्स भरोगे। तो टैक्स तो असेसमेंट ईयर में है, और ये जो ऊपर इतना कैलकुलेट किया इनकम, इनकम, ये टोटल इनकम ये अर्न कब किया? प्रीवियस ईयर। अब आपके एग्जाम के लिए द कॉम्बिनेशन इज प्रीवियस ईयर 23-24, जिसका टैक्स पे करना है आपको असेसमेंट ईयर 24-25। सो just to put up something very simple, आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 23 अप टू 31 मार्च 24। ये है अपना प्रीवियस ईयर 23-24। इसका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। सो दिस इज माई असेसमेंट ईयर 24-25। इस साल का बजट कब आया होगा? हम्म, यहां पे 1 Feb 23। तुम इनकम कमाना शुरू करो ना, उसके पहले ही गवर्नमेंट तुमको बता देती है कि तेरी इतनी इनकम टैक्स फ्री, इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर ये रेट, कंपनी तुम सीधा ये रेट पे टैक्स भरो। तुम डेट्स पे फोकस करो तो मेरा सेंटेंस समझेगा। इनकम कमाना शुरू होगा 23-24 में, अप्रैल 2023 से। टैक्स तो भरना है 24-25 में, लेकिन तुमने इनकम कमाना शुरू किया ना, उसके पहले ही तुमको बता दिया अप्रैल 2023 में तो इनकम कमाना स्टार्ट करूंगा मैं, लेकिन फरवरी 2023 में बोल दिया
कि देख अगर तू 10 लाख का इनकम कमाएगा इतना टैक्स, 2 लाख का इनकम कमाएगा इतना टैक्स, इतना रिबेट, इतना सरचार्ज। सो जो बजट आता है, ये मैंने बोला था अगर याद हो कि पहले जब वो बजट आता है तो इट इज फाइनेंस बिल, फिर वो पास होके बनता है फाइनेंस एक्ट। सो इट इज नाउ फाइनेंस एक्ट 2023। जो दिसंबर एग्जाम आ रहा है ना, उसके लिए फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल इज फाइनेंस एक्ट 22। तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए फेब्रुआरी 2023 में, फेब्रुआरी 2023 में जो बजट आया वो बजट अप्लाई होगा। सो जून 24 एंड नवंबर 24 एग्जाम्स, जून 2024 एंड नवंबर सॉरी जून एंड दिसंबर 2024 एग्जाम्स तुम्हारे लिए एप्लीकेबल विल बी जो 2023 का बजट है। तुमको जो बुक मिलेगी दैट विल ऑल बी एज पर फाइनेंस एक्ट 23 अमेंडमेंट्स। जब बजट आएगा तो ऑब्वियसली पूरा इनकम टैक्स एक्ट वापस नहीं लिखा जाता, बट जहां जहां पे चेंजेस होते हैं, जहां जहां पे अमेंडमेंट्स होते हैं, दे आर हाईलाइटेड प्रॉपर्ली। जून अटेम्प्ट बिकम्स द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द एग्जामिनर टू टेस्ट यू ऑन द अमेंडमेंट। क्योंकि ये बजट कौन से एग्जाम्स के लिए है, बोलो जून और दिसंबर, तो पहली बार मौका कब आएगा, जून में। सो फर्स्ट टाइम जब भी अमेंडमेंट टेस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर द जून अटेम्प्ट। अब तुम सोचो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होगा, दिसंबर 2023 द एग्जाम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए होगा, प्रीवियस ईयर 22-23। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, तो तुमको जो सम आएगा उसमें क्या लिखा होगा, बोला 23-24 में इतना इनकम कमाया, अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करो। तो तुम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त कौन सा बजट देखोगे, 23 का बजट। लेकिन इफ इट इज प्रीवियस ईयर 22-23, इफ इट इज PY 22-23, तो कौन सा फाइनेंस एक्ट लगा, फाइनेंस एक्ट 22। सो मैंने ये बजट का बात क्यों किया, ये देखो हम लोग ये बात कर रहे थे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, बोला टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को 4 चीजें चाहिए, बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस। उसके बाद जो टैक्स आएगा वो AY 24-25 में पे होगा। अब बेसिक टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये कैलकुलेट होता है यूजिंग स्लैब रेट्स। अगर तुम कंपनी हो, अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म हो तो कोई स्लैब रेट नहीं, एक फ्लैट रेट लग जाता है। और अगर तुमने लॉटरी का इनकम कमाया तो डायरेक्ट 30%। अब अगर थोड़ा बहुत याद हो, इंटरमीडिएट में कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ा था, कैपिटल गेन्स, उसमें 3 सेक्शन है जिसमें अलग टैक्स रेट लगता है। तीन डिफरेंट सेक्शन है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, 2 लॉन्ग टर्म के लिए। अब मुझे गारंटी है कि ऑफ कोर्स तीनों के तीनों तुमको याद नहीं होंगे, बट एक वाला याद होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन मिलता है, और जो 1 लाख के ऊपर गेन आता है उस पे टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%। परफेक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 15%, एक पर्टिकुलर टाइप के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, और बाकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो 20% पे टैक्स होता है। दीज आर ऑल स्पेशल टैक्स रेट्स। स्पेशल वर्ड क्यों बोला मैंने, बोला तुम इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो, तुम ये टाइप का इनकम कमाया ना तो इसका तो अलग से ही टैक्स रेट है, वो स्लैब रेट और फ्लैट रेट अप्लाई नहीं होता। आधे घंटे पहले ये चीज किया था, ये याद है, टैक्स रेट 2 टाइप के, याद है ये। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं पता है, जो पर्सन बेस्ड है ना वो कौन देता है तुमको, फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट ना ये चीज बताता है तुमको, स्लैब रेट, फ्लैट रेट। लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट के
इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, ये आता है स्पेशल टैक्स रेट। दिस इज योर फर्स्ट कैलकुलेशन, बेसिक टैक्स। अब इसमें से माइनस होता है रिबेट। रिबेट किसको मिलता है? तो उसमें तो एनीवेज टैक्स 0 ही होगा ना, 5 lakhs। ओके, सो क्या ये रिबेट कंपनी, फर्म सबको मिलता है? नहीं, इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल्स को मिलता है। रेसिडेंट मतलब तुम खुद सोचो तुम क्या प्रोविजन बना रहे हो। यू मस्ट बी अ रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट नहीं चलेगा, यू हैव टू बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका, एक मिनट, हाँ क्या वर्ड लिखा मैंने? और टोटल इनकम मतलब, टोटल इनकम मतलब ये ना, जिसको तुम कभी नेट नेट टोटल इनकम बोलते हो या टैक्सेबल इनकम बोलते हो, जिसका लीगल वर्ड इज टोटल इनकम। अब अगर वो वाला तुम्हारा अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs, मैंने हर जगह पे वो बीच में प्लस साइन डाला है। मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी प्रोविजन को तोड़ता हूं और बीच में प्लस साइन डालता हूं, इसका मतलब सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। सो कभी इनकम टैक्स एक्ट में बीच में एंड लिखा है, तो एंड के पहले वाला चीज सेटिस्फाई करो, एंड के बाद वाली चीज सेटिस्फाई करो, तो वो पूरा चीज अप्लाई होता है। तो वो एंड की जगह पे मैं प्लस डाल देता हूं। मतलब किसको रिबेट मिलेगा? एक तो तुम रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, एंड योर टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs। तो तुम एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन तुम रेसिडेंट हो, मैं नॉन रेसिडेंट हूं। रेसिडेंट को रिबेट मिलेगा? नो रिबेट। चलो तुम भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, मैं भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, तुम्हारी इनकम 25 लाख, मेरी इनकम 4 लाख, मुझे रिबेट मिलेगा, तुमको क्यों? मतलब तुमको किस चीज का डिस्काउंट चाहिए? तुम तो अच्छा खासा इनकम कमा रहा है, तुम तो टैक्स भर सकता है, लेकिन मेरा टोटल इनकम क्या था? मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूं, मुझे मेरे लिए इनकम ही 4 लाख है। सो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जा एक काम कर, डिस्काउंट ले ले। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 12,500, द अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स और मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लेस। मतलब 12,500 फिक्स्ड अमाउंट है, सबको 12,500 सीधा माइनस हो जाएगा? नहीं, व्हाट इज 12,500? मैक्सिमम। मतलब अगर ये मेरा बेसिक टैक्स, ये बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, 16,000 हुआ तो 12,500 माइनस होगा, और अगर मेरा बेसिक टैक्स 6,000 हुआ तो बराबर। सो रिबेट का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कि इफ यू आर अ स्मॉल टैक्स पेयर। अब जरा ये वर्ड पढ़ो, ये SUR का मतलब तुम सरप्लस इनकम कमाते हो, सुपर डुपर इनकम कमाते हो, तो चार्ज मतलब कि टैक्स भरो। सो सरचार्ज इज द एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज का प्रोविजन टूटा फूटा प्रोविजन याद है, 50 lakhs के ऊपर बराबर 10%, ओके। 1 करोड़ के ऊपर 15%, वेरी गुड। 1 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर 25% और एक लास्ट बचा 35 नहीं, 30 नहीं, 37 है। हाँ बट ट्रस्ट मी दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। आई हैव सीन वेयर आई हैव गेट ओनली वन थिंग, 50 लाख के ऊपर, आगे कुछ नहीं पता। तुमको तो अच्छे खासे रेट्स पता है, एक रेट ही नहीं याद है तुमको कि 5 करोड़ के ऊपर अगर इनकम गया
तो 37%। एक काम करो, ये जो तुमने बोला ना वो सही है, बट थोड़ा इसको एक्यूरेटली बोलते हैं। ये 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर क्या होना चाहिए? टोटल इनकम। और टोटल इनकम कैसे मिलता है? टोटल इनकम कैसे मिलता है? यहाँ वो रेसिडेंशियल स्टेटस करना पड़ता है बराबर, फिर कैलकुलेशन करके जो फाइनल फाइनल मेरा टोटल इनकम आता है। और लेट मी चेंज माय क्वेश्चन, अच्छा टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम या डिडक्शन के बाद वाली? डिडक्शन के बाद वाली। इफ द ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स, सॉरी ग्रॉस टोटल नहीं, सॉरी, इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10%, 15%, 25%, 37%, किस चीज का ये परसेंटेज? किस पे? पूरी इनकम पे। टैक्स पे। देखो अब एक रूल याद रखो बेटा, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इनकम, बराबर। देखो सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ बेसिक टैक्स। ये कैलकुलेट होता है ऑन द टोटल इनकम। बेसिक टैक्स में से माइनस होता है रिबेट, और अगर रिबेट का फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला में बेसिक टैक्स तो आता ही है, बेसिक टैक्स और समथिंग विच एवर इज लेस। फिर एक सब टोटल लिया, ये सब टोटल पे तुमने ऐड किया सरचार्ज, और ये जो तुम्हारा सरचार्ज है ना, ये सरचार्ज इस सब टोटल पे कैलकुलेट होगा। फिर तुमने एक सब टोटल लिया, फिर लास्ट में क्या ऐड करोगे? हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। किसका? इनकम का? नहीं, इसके ऊपर वाली अमाउंट का ना। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि एवरी अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द फिगर अबव इट। पहले इनकम कैलकुलेट किया, टोटल इनकम, उस पे स्लैब रेट अप्लाई किया ना तुमने, तो 5%, 20% स्लैब रेट जो भी है वो किस पे अप्लाई करते हो? वो मल्टीप्लाई, 20% मल्टीप्लाई बाय व्हाट? इनकम। सरचार्ज ये सब टोटल पे, हेल्थ एजुकेशन सेस ये सब टोटल पे। अगर मेरा टोटल इनकम 70 लाख है, बोलो कितना सरचार्ज लगेगा? मैंने ऊपर लिखा है लेकिन मैं स्क्रॉल अप नहीं करने वाला, याद करो। पहले तुमको लगता है सरचार्ज लगेगा 50, 10%, बराबर। 10% किसका? 70 लैक्स का? नहीं। 20 लैक्स का? 70 माइनस 50? नहीं। 70 लैक्स पे तुमने टैक्स कैलकुलेट किया 100 रुपये समझो। अब बताओ रिबेट आएगा? क्यों? 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट तो एप्लीकेबल है नहीं। क्या आया सब टोटल तुम्हारा? एक्स ही आया ना। अब वो एक्स पे 10% सरचार्ज। अगर मेरा टोटल इनकम 270 लाख है तो मतलब 25% ऑफ व्हाट? टैक्स निकला जो। अगर मेरा टोटल इनकम 170 लाख है तो 15%। अगर मेरा टोटल इनकम 670 लाख है तो 37%। लेकिन ये इनकम पे थोड़ी कैलकुलेट होता है, ये तो उस इनकम पे जितना टैक्स आया वो टैक्स पे सरचार्ज अप्लाई हुआ। पक्का? अच्छा चलो कैलकुलेशन पे वापस आते हैं। ये जो तुमने मुझे सरचार्ज के रेट्स पता है ना, ये इंडिविजुअल के लिए है, ये एचयूएफ के लिए है। कंपनी के लिए, फर्म के लिए दीज रेट्स डोंट अप्लाई, अलग रेट्स है। बट हाँ सरचार्ज उन पे भी लगता है। सो इंटरमीडिएट पे सिर्फ इंडिविजुअल का पढ़ के छोड़ दिया था बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में उतना ही था। नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टैक्स रेट्स।
जैसे मैंने पूछा नहीं है, बट ट्राई करता हूँ। ये ऊपर वाला जो बेसिक टैक्स है ना, सबसे ऊपर वाला बेसिक टैक्स, कंपनी का बेसिक टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? इंडिविजुअल का कैसे होता है? सर वो स्लैब रेट के हिसाब से होता है, वो हमको पता है। कंपनी के लिए स्लैब रेट नहीं होता, वो हमको पता है। टर्नओवर। आगे कुछ याद है? चलो ठीक है, फाइन, ओके, अंडरस्टूड। सो बेसिकली what you remember is related to individual, but we will remember everything, and health education says obviously at the rate of 4% लगता है। अब एक बात बताओ, कैलकुलेटर है? फोन तो है ना? हाँ, चलो ठीक है। अपने बजट के हिसाब से, फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से स्लैब रेट में एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा सा चेंज आया है। नाउ व्हाट इज द चेंज? एक अलग कंसेशनल स्लैब रेट करके हुआ करता था, हुआ करता है रादर, जिसको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम करके बोलते थे। अब जो न्यू टैक्स रेजिम था ना, वो पहले ऑप्शनल था, जो फायदेमंद हो वो तुम ले सकते हो। अब गवर्नमेंट ने बदमाशी ये किया कि जो न्यू टैक्स रेजिम था ना, उसको डिफॉल्ट बना दिया, और जो बजट वाला था उसको ऑप्शनल बना दिया। सो हमने वो पूरा कैलकुलेशन का फॉर्मेट देखा, मतलब 5 हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन। अगर तुम वो कंसेशनल वाला स्लैब रेट अप्लाई करते हो, तो ये जो 80C टू 80U के डिडक्शन है, वो डिडक्शन तुमको मिलते ही नहीं है। यू डोंट गेट दैट, यू डोंट गेट दोज डिडक्शंस। सो पहले वो सेक्शन था 115BAC, अभी भी वो सेक्शन नंबर वही है, बट ये 115BAC इतना पॉपुलर हो गया कि बच्चों को वो सेक्शन नंबर याद रह जाता है, डिटेल्स भले याद ना हो। 115BAC पहले ऑप्शनल था, अब इन लोगों ने 115BAC को डिफॉल्ट बना दिया। ये आपका डिफॉल्ट रेजिम इस सेक्शन 115BAC, और ये ऑप्ट आउट रेजिम मतलब एज पर फाइनेंस एक्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, स्लैब रेट यूज करना आता है? सो इफ आई गिव यू एन इनकम, स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो? फाइन। तो ये स्लैब रेट्स है तुम्हारे पास। पहला वाला जो स्लैब रेट है, फर्स्ट बॉक्स, नोट नंबर 1, दिस इज योर सेक्शन 115BAC वाला, जो अब डिफॉल्ट बन गया है। ये दूसरा वाला जो है, ये फाइनेंस एक्ट के हिसाब से है। नाउ मुझे तुमसे क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हारे साथ ना वो अमेंडमेंट डिस्कस करना चाहता हूं, एंड द वे आई वांट टू डिस्कस इट इज, मैं तुम्हारे सामने, बिकॉज ये टैक्स रेट वाला चीज तुमको, यू आर रीजनेबली अवेयर, मैं तुम्हारे सामने प्रोविजन रखता हूं, मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, तुम वो एग्जाम्पल के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो। फर्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट है। इस इंडिविजुअल का ग्रॉस टोटल इनकम इज 60 lakhs, जिसमें से 80C टू 80U का डिडक्शन लिया, वर्थ 4 lakhs। सो इस इंडिविजुअल का टोटल इनकम आया 56 lakhs। अब मुझे बताओ, ये 56 lakhs पे तुम स्लैब रेट अप्लाई करके टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आई एम फॉलोइंग द बजट।
बजट के हिसाब से ये तुम्हारे स्लैब रेट्स है, ठीक है। 3 टाइप के स्लैब रेट, एक जो रेसिडेंट है लेकिन जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 80 इयर्स। दूसरा जो रेसिडेंट है लेकिन उसकी एज 80 इयर्स या उससे ज़्यादा है। तीसरा बैलेंस कैटेगरी, मतलब इस बैलेंस कैटेगरी वाले बंदे का एज क्या होगा। सवाल समझा या सवाल रिपीट करूं? 3 स्लैब रेट दिखा तुमको। पहला वाला जिसका एज 60 या उससे ज्यादा बट अप टू 80। दूसरा वाला 80 या उससे ज्यादा। तो तीसरा वाला बिलो 60, बराबर। अच्छा, पहला स्लैब रेट, तुम्हारा एज कितना होना चाहिए? फर्स्ट स्लैब रेट 60 टू 80 के बीच में। और तुम्हारा स्टेटस क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल। सो अगर तुम नॉन रेसिडेंट हुए तो मतलब तुम 60 के ऊपर हो बट नॉन रेसिडेंट हो, तो क्या पहला वाला स्लैब रेट लगेगा? नहीं, तो क्या लगेगा? लास्ट वाला, बराबर। तुम 83 इयर्स के हो लेकिन नॉन रेसिडेंट हो, लास्ट वाला। अब मैंने एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना बोला वो रेजिडेंट है, उसका एज वेज कुछ नहीं दिया। जब एज कुछ नहीं दिया होता तो तुम कितना एज अज्यूम करते हो? बिलो 60, अबव 60, अबव 80, क्या अज्यूम करोगे? बिलो 60। तो बिलो 60 वाला ये तुम्हारे सामने स्लैब रेट है, ये तुम्हारे सामने इनकम है। मुझे कैलसी पे टैक्स कैलकुलेट करके दो। $14,92,500 कैसे मिला ये? हाँ वो तो स्लैब रेट से ही मिला। ये देखो, इस पे जीरो टैक्स, फिर ये 2.5 से 5 लाख, 2.5 लाख की इनकम पे 5% के हिसाब से 12,500। 5 लाख से 10 लाख की इनकम, 5 लाख पे 20%, 1 लाख, मतलब 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स आया 1,12,500। अब 10, ये अगर याद रख सको तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया। अप टू 10 लैक्स मेरा टैक्स इतना है, मेरी इनकम 56 लैक्स है, 56 में से 10 लाख का टैक्स गिन लिया, 46 पे 30% अप्लाई किया और 10 लाख वाला ये टैक्स ऐड कर दिया। अच्छा चलो, तो ये बेसिक टैक्स आया। ये मेरा फाइनल टैक्स है? नहीं। क्या होगा अब? रिबेट, रिबेट नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10%। कितना? 10% ऑफ 1,49,250। तुमने 10% किस चीज का गिना? टैक्स का, बराबर। टोटल देना, सब टोटल देना, कितना आ रहा है? 16,750। एड हेल्थ एजुकेशन सेस ऑफ 4%, 65,670। सो मेरा व्हाट इज दिस? ये मेरा इनकम टैक्स है। ये इनकम टैक्स है अगर मुझे टैक्स पे करना है एज पर इंडिविजुअल बजट के हिसाब से। लेकिन देर इज अनदर, बजट के हिसाब से मतलब ऑप्ट आउट। द अमेंडमेंट इज, इन लोगों ने सेक्शन 115 BAC कंपलसरी बना दिया। बाय डिफॉल्ट सब लोग 115 BAC के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो यू कैन गो आउट, ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC एंड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू द बजट। अब 115 BAC में दिक्कत क्या है? देखो, ये तुम्हारा 115 BAC का स्लैब रेट है। कुछ सवाल है? रीड द स्लैब रेट देन आई विल आस्क यू माय क्वेश्चन।
ओके, नाउ इस स्लैब रेट को जो अब तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, इसको कंपेयर करो बजट वाले स्लैब रेट के हिसाब से जो तुमने अभी अप्लाई किया। तुमने जो अभी 14,92,500 का टैक्स गिना, वो कैसे गिना तुमने? बोला एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आया, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर टैक्स रेट परसेंटेज क्या अप्लाई किया तुमने? 5%, 10 कम अप्लाई किया। 5 के बाद सीधा 20 और 20 के बाद सीधा 30। लेकिन ये जो तुम्हारे सामने स्लैब रेट है अभी 115 BAC, ये दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि 5 के बाद 10 भी है, 15 भी है, 20 है और 20 के बाद 30 है। मैंने बोला ये दिखने में अच्छा लगता है। Why did I say that? क्योंकि जब तुम 115 BAC के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स तो अल्टीमेटली इनकम पे कैलकुलेट होता ना। उस 115 BAC में तुमको ये 80C टू 80U का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। दिस वॉज वन ऑफ द मेनी रीजंस के 2 साल हो गए गवर्नमेंट ने 115 BAC इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पब्लिक अभी भी बजट के हिसाब से टैक्स पे कर रहा था। तुम डिडक्शन दो ही नहीं तो क्या होगा? मेरा इनकम बढ़ गया। मतलब सबको लगा, एंड विच वॉज नॉट रॉन्ग ऑल्सो, सबको लगा ये गवर्नमेंट हमको उल्लू बना रही है। गवर्नमेंट बोलती है स्लैब रेट ये वाले, बट ये स्लैब रेट हायर इनकम पे अप्लाई हुए ना, इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट मारा कि दिखने में अच्छा लगता है। अरे मैं बजट के हिसाब से टैक्स पे करूंगा ना तो 5 के बाद सीधा 20% लगता है, इधर तो देख 10%, 15% भी लगता है। अरे लेकिन तू 115 BAC के हिसाब से टैक्स भरेगा तो 115 BAC डिडक्शन देता ही नहीं है तुझको, तो इनकम बढ़ गया। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से टैक्स पे करूंगा ना तो टोटल इनकम इंटू स्लैब रेट। अगर मैं 115 BAC के हिसाब से टैक्स पे करूंगा तो भी टोटल इनकम इंटू स्लैब रेट। अब तकलीफ क्या है पता है? 115 BAC का स्लैब रेट कम है, बजट वाला स्लैब रेट ज्यादा है, लेकिन 115 BAC के हिसाब से टोटल इनकम ज्यादा है, इधर टोटल इनकम कम है। क्या तुम ऐसे आंख बंद करके 115 BAC ले सकते हो क्या? अरे यार इधर तो 5 के बाद 10 और 15% भी है, चलो यही करते। नहीं, पुराना अपने बजट ने अमेंडमेंट क्या किया ये देखो। 115 BAC ना पहले ऑप्शनल था, फाइनेंस एक्ट डिफॉल्ट था। तो अब तक पब्लिक क्या करता था? 115 BAC ऑप्शनल दिया था तुमको, बाय डिफॉल्ट बजट लगता था। मैं ऐसे 2 कैलकुलेशन करता था जो मैं अभी तुम्हारे सामने कर भी रहा हूं एक्चुअली, एंड आई वुड से विच एवर इज बेनिफिशियल टू मी, मैं वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरा टैक्स कम आएगा। वो पता चला कि मेजॉरिटी केसेस में फाइनेंस एक्ट में ही टैक्स रेट कम आता है, वो 115 BAC में तुमने डिडक्शन छीन लिया, इनकम बढ़ गया। तो यार इनकम बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ गया, तो पब्लिक ने 115 BAC लेना बंद कर दिया, या रादर आई शुड से 115 BAC सिलेक्ट ही नहीं किया। तो अब गवर्नमेंट ने बदमाशी क्या किया, बोला चलो अमेंडमेंट, 115 BAC इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। अब 115 BAC बनेगा तुम्हारा डिफॉल्ट सिस्टम एंड फाइनेंस एक्ट बिकम्स ऑप्शनल। तो ये तुम्हारे सामने 115 BAC जिसमें 80C टू 80U का डिडक्शन तुमको नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस है जो तुमको 115 BAC में नहीं अलाउ होंगे। दैट इज ऑल्सो वन चैप्टर टू स्टडी एट द फाइनल लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, बट जनरली पीपल डोंट टेंड टू रिमेंबर, बड़ा सा लिस्ट है। सो आई टेंड टू डू इट सेपरेटली एट द फाइनल लेवल ऑल्सो। चलो अब इस पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर मैं 115 BAC सेम स्लैब रेट अप्लाई नहीं कर सकते, अगर मैं 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा तो स्क्रीन देखो, इनकम कितनी है मेरी? 60 lakhs। चलो
मुझे कैलकुलेशन में मदद करना। फर्स्ट 3 लाख रुपीस पे 0 टैक्स, फिर 3 lakhs to 6 lakhs डिफरेंस इनकम 3 lakhs, उस पे 5% के हिसाब से 15,000, 6 lakhs to 9 lakhs 3 lakhs पे 10% 30,000, 9 lakhs to 12 lakhs 45,000, 12 lakhs to 15 lakhs 60,000। कहां तक पहुंचे हम लोग? अपनी इनकम कितनी है? 60, तो बचा कितना? 45 lakhs, उस पे 30% 13,50,000। और अब बताओ टोटल कितना आएगा? एग्जैक्ट 15 लाख। सो अब मेरा बेसिक टैक्स बना 15 lakhs। रिबेट ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज विल अप्लाई। सरचार्ज में भी इन लोगों ने अमेंडमेंट किया है, बट आई टच अपॉन दैट अमेंडमेंट अ बिट लेटर। 10% के हिसाब से 1,50,000 का मेरा सरचार्ज आएगा। सो सब टोटल आया मेरा 16,50,000, और इस पे 4% हेल्थ एजुकेशन सेस कितना? 66,000। सो अब तुम्हारे सामने कैलकुलेशन, बोलो क्या चूज करोगे? फाइनेंस एक्ट। पहले क्या हुआ करता था? फाइनेंस एक्ट डिफॉल्ट था, तुम चाहो तो 115 बीएससी ले लो। अभी डिफॉल्ट 115 बीएससी। सो अमाउंट्स में बात करता हूं मैं। डिफॉल्ट इनकम टैक्स इज 17,16,000। डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 115 बीएससी के हिसाब से 17,16,000। लेकिन इंडिविजुअल तू चाहे तो डिफॉल्ट में से बाहर आ जा, ऑप्ट आउट हो जा, और बजट के हिसाब से टैक्स पे कर ले, तो तेरा टैक्स है 17,07,420। पहला अमेंडमेंट ये समझ पड़ा? पक्की बात? बढ़ू आगे। दूसरा अमेंडमेंट, ये जितना भी आपको रेड में दिख रहा है ना, दैट इज द अमेंडमेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए मैंने डिफॉल्ट और ऑप्ट आउट में आपको एक ही एग्जांपल लिया मैंने, ऑफ कोर्स, बट मैंने कंपैरिजन दिखाया कि स्लैब रेट अलग अलग है। अब रिबेट में भी अमेंडमेंट है। याद करो रिबेट में आपने क्या बोला था? 5 lakhs के अंदर हुआ तो रिबेट आएगा 12,500, ठीक है। अब रिबेट, इफ यू पे टैक्स एज पर द ऑप्ट आउट रेजिम। ऑप्ट आउट रेजिम मतलब फाइनेंस एक्ट। तो इनकम 5 लाख तक है, मैक्सिमम 12,500 का रिबेट, 12,500। इनकम अगर 5 लाख से बढ़ गई तो नो रिबेट, बराबर। बजट वाले स्लैब रेट याद है? स्लैब फाइनेंस एक्ट वाले स्लैब रेट याद है? थोड़े बहुत नहीं याद नहीं है तो वो फ्रैंकली बोल दो नहीं है, तो मैं जब एग्जांपल लूं मैं तुम्हारे सामने स्लैब रेट भी ओपन करके रखूं। याद है या नहीं? नहीं। अच्छा चलो, अगर मैं टैक्स पे करता हूं एज पर फाइनेंस एक्ट, अब उसको क्या बोलते हैं फाइनेंस एक्ट को? बोला ऑप्ट आउट। और मेरी टोटल इनकम 4 लाख रुपीज है। व्हाट विल बी माय टैक्स एज पर स्लैब रेट? 4 लाख की इनकम, और ये तुम्हारा स्लैब रेट 7,500। फर्स्ट 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से 4 लाख दैट इज 1.5 लाख पे 5% के हिसाब से 7,500। चलो ठीक है, बोलो रिबेट आएगा? आएगा ऑब्वियसली, 7,500 का रिबेट आएगा। तो टैक्स आया 0, फिर हेल्थ एजुकेशन सेस एक्सेट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, खत्म।
अच्छा सपोज मैं आपको बोलूं कि टोटल इनकम इज 5,20,000, टैक्स कितना? 5,20,000. देयर इज अ रीजन आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स. 5 लाख तक 12,500 और 20,000 पे 20% के हिसाब से 4,000. सो 16,500 इज योर बेसिक टैक्स. रिबेट नॉट एप्लीकेबल. क्यों? 5 लाख से ज्यादा है तो 16,500 भरना पड़ेगा. उस पे हेल्थ एजुकेशन सेस एक्सेट्रा लगेगा. अब देखो अमेंडमेंट क्या आया. अगर असेसी बोलता है कि उसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे करना है तो टोटल इनकम इज अप टू 7 lakhs, तो मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का रिबेट मिलेगा. पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं मैं. सो अब आई एम पेइंग टैक्स एज पर डिफॉल्ट और मैं बोलता हूं तुमको कि द टोटल इनकम इज एग्जैक्टली 7 lakhs. टैक्स कितना? याद रखो डिफॉल्ट फॉलो करना है. टैक्स कितना बताओ? मेरी इनकम एग्जैक्ट 7 लाख रुपीज है. 0 to 3 lakhs नो टैक्स. 3 lakhs to 6 lakhs ये 15,000 का टैक्स. और 6 lakhs to 7 lakhs 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000. तो 15 प्लस 10 25,000 का मेरा टैक्स आएगा. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट? 25,000. वही टैक्स आया मेरा. तो मुझे पूरा पूरा रिबेट मिल जाएगा 25,000. बैलेंस टैक्स 0. अब जरा 5 मिनट प्रॉपरली ध्यान देना. अगर मेरा टोटल इनकम डिफॉल्ट सिस्टम के हिसाब से 7,10,000 आता है. पुराने सिस्टम के हिसाब से हमने क्या देखा था? जैसे ही मेरी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर चली गई रिबेट नहीं मिलेगा. मतलब 5,20,000 वाले एग्जाम्पल में पूरा 16,500 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. अब इन लोगों ने 115 BAC को प्रमोट करने के लिए 115 BAC को इनकरेज करने के लिए देखो क्या बोला. अगर मेरा टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर है तो उस टोटल इनकम पे टैक्स गिनो. वो टैक्स मतलब ये वाला फिगर. अब ढूंढो 7 लाख के ऊपर तुमने कितनी इनकम कमाई. उस एक्स्ट्रा इनकम को ये टैक्स में से माइनस करो. पहले गिनो. ये 2 मिनट लगेगा थियरी में. और थियरी में सच में डिफिकल्ट लगेगा. नंबर आएगा अमाउंट आएगा ना तो यू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट क्या कर रही है. पहले गिन लो तुम्हारी इनकम पे टैक्स कितना आता है. डिफॉल्ट सिस्टम अप्लाई करके 115 BAC वाला स्लैब रेट अप्लाई करके गिन लो टैक्स कितना आता है. अब ढूंढो फाइंड आउट 7 लाख रुपए के ऊपर कितना कमाया तुमने. वो उसको मैं एक वर्ड दे देता हूं एक्स्ट्रा इनकम. क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि थ्रेशोल्ड इन लोगों ने 7 lakhs का क्रिएट किया ना. एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया वो फाइंड आउट करो और वो टैक्स में से माइनस करो. जो टैक्स गिना ना तुमने उसमें से ही एक्स्ट्रा इनकम को माइनस करो. अगर कुछ बचा तो वो आपका रिबेट है. चलो कोशिश करते. कितनी इनकम है? 7,10,000. ठीक है. 0 to 3 lakhs कोई टैक्स नहीं. 3 लाख से 6 लाख 5% का टैक्स था. सो दैट वाज 15,000. एंड 6 लाख से लेके 7,10,000 मतलब 1,10,000 पे 10% विच इज 11,000. तो मेरा टैक्स कितना आया? 26,000.
चलो ठीक है 26,000। अब रिबेट का फॉर्मूला क्या है? 26,000 का टैक्स लो स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एक्स्ट्रा इनकम 7 लाख के ऊपर तुमने कितना कमाया? 10,000। तो 16,000 डिफरेंस बचा, वो 16,000 तुम्हारा रिबेट, और अब जो बैलेंस बचा 10,000 ये तुम टैक्स पे करो। पहला चेंज जो मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम सबने ऑब्जर्व किया होगा, बजट के हिसाब से जैसे ही 5 लाख क्रॉस हो गया रिबेट अवेलेबल नहीं था। तुमको ध्यान देना पड़ेगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। बजट के हिसाब से 5 लाख का थ्रेशोल्ड था, बराबर। 5 लाख के ऊपर कमाया इनकम, जीरो रिबेट। यहां पे इन लोगों ने क्या बोला? 7 लाख के ऊपर कमाया, जीरो रिबेट नहीं, हम रिबेट देंगे तुमको, रिबेट देंगे, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या पता है? लॉजिक एक्चुअली तुम्हारे सामने है, देखो। इसको मैं बोल देता हूं केस नंबर 1, इसको बोल देता हूं केस नंबर 2। केस नंबर 1, बेटा तेरे पॉकेट में इनकम कितना आया? 7 लाख। टैक्स कितना पे किया? कुछ भी नहीं। बचा कितना? कुछ भी नहीं बचा। इनकम बचा ना 7 लाख। केस नंबर 2, बेटा इनकम कितना आया? नाउ इफ यू आर थिंकिंग विथ मी और मे बी अहेड देन मी, तो यू वुड हैव अंडरस्टूड द लॉजिक कि अब टैक्स भरना है, लेकिन पूरा 26 नहीं, टैक्स अब भरना है 10,000। पॉकेट में कितना बचा? केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को इक्वल करने के लिए इन लोगों ने बोला कि जाओ रिबेट लेके जाओ, लेकिन 10,000 टैक्स भरो। 10,000 टैक्स भरने के बाद तुम्हारे पास उतना ही पैसा बचेगा जो उस बंदे के पास बचता है जो एग्जैक्ट 7 लाख कमाता है। पहले बोलो ये समझा के नहीं? ये स्टूपिड सा डायग्राम समझ पड़ा? बराबर है? तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल नंबर 2 में, कितना इनकम कमाया? 7,10,000। उस पर टैक्स कितना आया? नहीं, सॉरी, रिबेट के पहले टैक्स कितना आया? 26,000। अगर मैं रिबेट नहीं देता तो क्या होता? तो पूरा 26 भरना पड़ता। मतलब 7,10,000 आया, 26,000 गया, बचा कितना? तो अब ये बंदा क्या बोलेगा? मैं सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा कमाया और तुमने मेरे से 16,000 एक्स्ट्रा ले लिया। तुम मुझे कंफर्मेशन दो, तुमको ये समझा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। तुम समझ लो वो बंदे हो जो एग्जैक्ट 7 लाख कमाते हो, एग्जैक्ट 7 लाख, और मैं वो बंदा हूं जो 7,10,000 कमाता है। ज्यादा कितना कमाया? 10,000। और 26,000 टैक्स पे कर दिया होता तो मेरे पॉकेट में 6,84,000 बचता। मतलब तुम्हारे कंपैरिजन में 16,000 एक्स्ट्रा गया मेरे पॉकेट से। क्यों? 10,000 एक्स्ट्रा कमाया उसके लिए ना। तो ये तो मैं सीधा आर्ग्यूमेंट करूंगा ना, ये तो गलत ही है ना। 7 लाख का 7,10,000 हुआ, तो मेरे से तुमने 26,000 टैक्स ले लिया, 16,000 एक्स्ट्रा ले लिया तुमने। क्यों 16,000 एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा कमाया। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है जाओ, वो 16,000 पे मत कर, वो 16,000 तेरा रिबेट। इफ यू पे अटेंशन टू द नंबर्स तो यू माइट अंडरस्टैंड कि हाँ बेटा चल जा, एक काम कर, 16,000 पे मत कर, वो 16,000 तेरा रिबेट। 26 में से 16,000 रिबेट, 16 ही एक्स्ट्रा जा रहा था ना। अब एक काम कर, ये 26 नहीं, ये 10,000 पे कर दे, तो तेरे पास भी 7 लाख ही बचेगा।
मुझे ना तीसरा एग्जाम्पल लेना है जिसमें मुझे चाहिए तुम थोड़ा जस्टिफाई करो। अगर ये एग्जाम्पल समझा है तो ही मैं तीसरा एग्जाम्पल ले पाऊंगा। तुम कैलकुलेशन करोगे, तुम मुझे बताओगे रिबेट है या नहीं, एंड यू विल जस्टिफाई, बट ओनली इफ यू अंडरस्टूड दिस। शुड आई ट्राई? टेल मी, अगर डिफॉल्ट रेजीम के हिसाब से द टोटल इनकम इज 7,65,000, टोटल इनकम 7,65,000, इस पे पहले तो बताओ टैक्स कितना आएगा। मैं इनकम लिख देता हूं, 7,65,000 डिफॉल्ट सिस्टम के हिसाब से टैक्स कितना आएगा? 31,500। ओके, चलो तो जरा हेल्प करो। ऑन अ टोटल इनकम ऑफ 7,65,000 मेरा टैक्स आया 31,500। इसमें से माइनस करना है रिबेट। बोलो कितना रिबेट? फॉर्मूला दिखाओ रिबेट का। माइनस में आ रहा है ना, चलो फॉर्मूला पढ़ो। क्या पढ़ना है तुमको? टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना आया था, चलो अमाउंट रखते हैं 31,500 माइनस टोटल इनकम कितना था 765 माइनस कितना डिफरेंस 31,500 माइनस 65,000। अगर ध्यान दो, तुम पढ़ नहीं रहे हो पूरा। इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव तो ही रिबेट मिलेगा ना। अपना आंसर नेगेटिव आया, रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों दूं मैं रिबेट? क्यों दूं मैं रिबेट? कितना कमाया? 765,000 एक्स्ट्रा कमाया ना, एक्स्ट्रा 65 कमाया ना। चलो कंपैरिजन करते हैं। 7 लाख आता एग्जैक्ट तो कितना टैक्स जाता, तो बचता कितना 7। अब आया कितना 765, जाएगा कितना 31,500, बचेगा कितना। तो तेरे पास तो ज्यादा ही पैसा बचता है ना, तो क्यों रिबेट चाहिए तुझे? समझा? मतलब जैसे ही इनकम 7 लाख क्रॉस हो गया हर बंदे को रिबेट मिलेगा? नहीं, वो डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब वो डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अगर तुम्हारा इनकम सिर्फ थोड़ा सा क्रॉस हुआ 7 लैक्स, अगर तुम्हारा इनकम 7 लाख रुपीज से थोड़ा ज्यादा है तो रिबेट मिल सकता है। अब तुमने ये वाले एग्जांपल में 7 लाख के ऊपर कितना कमाया, तो तुम्हारे पास तो इनफ पैसा है ना टैक्स भरने का। अगर तुम एग्जैक्ट 7 लैक्स कमाते तो टैक्स आता 25,000 और रिबेट आता 25,000, बराबर है? नील हो जाता, मानते हो? बताओ एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया, एक्स्ट्रा टैक्स कितना भरना पड़ेगा? नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, तो सुनना नहीं क्वेश्चन मैंने। मैं पूछ रहा हूं एक्स्ट्रा टैक्स कितना भरना पड़ा। 6,500 रुपए का टैक्स भरने के लिए 65,000 की इनकम है तुम्हारे पास, है ना पैसा टैक्स भरने के लिए, तो क्यों रिबेट दूं मैं? समझा कि नहीं? पहले क्या हो रहा था, 7 लाख की इनकम 25,000 का टैक्स, 7,10,000 की इनकम, ये एग्जांपल लिया था ना हमने 7,10,000, तो 7,10,000 पे देखो ऊपर कैलकुलेशन किया, 7,10,000 पे 26,000 का मेरा टैक्स आ रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक्स्ट्रा कितना कमाया 10,000, एक्स्ट्रा टैक्स कितना भरना पड़ेगा 1,000। लेकिन इधर मैं रिबेट दे दूंगा
और अगर मैंने इधर रिबेट नहीं दिया तो बंदा बोलेगा एक्स्ट्रा 26,000 भरना पड़ा ऑन एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 10,000 यू आर आस्किंग मी टू पे एक्स्ट्रा 26,000। ये अनफेयर है। 10 कमाने के ऊपर 26 का टैक्स भरो। बोले एक काम कर, ये ले 16,000 का रिबेट लेके जा। ये नॉट एप्लीकेबल नहीं। 16,000 का रिबेट ले ले, कितना बचा 10,000। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स 10,000 नहीं 26 नहीं 10 ही भरना है। तो 10 कमाया 10 भर दिया, एट द एंड दोनों के पास पॉकेट में 7 लाख ही बचा। रिबेट का अमेंडमेंट बैठा दिमाग में? श्योर। चलो एक लास्ट चीज और अपना इंडिविजुअल का टैक्स रेट में खत्म करता हूं। मैं ये कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ये बराबर। स्लैब रेट में क्या अमेंडमेंट आया? मतलब 115 BAC को डिफॉल्ट बना दिया, बजट को ऑप्शनल बना दिया। रिबेट में क्या अमेंडमेंट आया? अगर तुम बजट के हिसाब से टैक्स पे करते हो कोई चेंज नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं, 5 लाख तक रिबेट मिलेगा, 5 लाख के ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम डिफॉल्ट वाले सिस्टम में आते हो, अप टू 7 लाख रुपीस का इनकम 25,000 का रिबेट, 7 लाख के ऊपर गया तो रिबेट मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। कैलकुलेट करो टैक्स कितना आया, कैलकुलेट करो 7 लाख के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा इनकम कमाई, वो दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो रिबेट मिलेगा, नेगेटिव है तो रिबेट नहीं मिलेगा। ऐड फॉर्मूला के सीक्वेंस पे चलते हैं। पहला बेसिक टैक्स लेस रिबेट, ऐड। अब बताओ सरचार्ज का रूल क्या पता है तुमको? 50 लाख के ऊपर तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर तो 15, 2 करोड़ के ऊपर तो 25%, 5 करोड़ के ऊपर। ये वैसे का वैसा ही है अगर तुम ऑप्ट आउट में हो। अब ऑप्ट आउट का मतलब फाइनेंस एक्ट। अगर तुम डिफॉल्ट में हो तो वो लास्ट वाला सरचार्ज नहीं है, 5 करोड़ वाला नहीं है। मतलब सबको 2 करोड़ के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको सेव 25%। ये देखो हेडिंग में क्या लिखा, तो अमेंडमेंट क्या आया? ये 5 करोड़ वाला जो 37% है वो डिलीट कर दिया, और तुमने जो मुझे रेट्स बताए वो ये है। हेडिंग में क्या लिखा? ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट में 37% है। मतलब अगर तुम ऑप्ट आउट में हो और तुम 6 करोड़ कमाते हो तो योर सरचार्ज रेट विल बी 37%, और मैं डिफॉल्ट में हूं और मैं 6 करोड़ कमाता हूं तो सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20। मतलब सरचार्ज अभी 37% नहीं 25% ही होगा, बाकी कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। इसका मतलब वापस तुम समझ सकते हो 115 BAC को पुश करने के लिए 37% वो लोग ट्राई कर रहे हैं बराबर। 25% का 37% सरचार्ज, 37 डिलीट कर दिया। अगर तुम डिफॉल्ट 115 BAC में आते हो, रिबेट भी दे दिया 7 लाख के ऊपर, सरचार्ज बना दिया, तो 37% डिलीट कर दिया, बोला 25 ही, ज्यादा से ज्यादा तुम उतना ही सरचार्ज भरोगे। एंड ऑब्वियसली तुम्हारा हेल्थ एजुकेशन सेस, उसमें तो कोई डिफॉल्ट बोलो या ऑप्ट आउट बोलो, इट इज ऑलवेज एट 4%। बोलो इंडिविजुअल का टैक्स रेट कोई प्रॉब्लम? सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि तुम प्रॉपरली रीड करोगे तुमको परसेंटेजेस याद रह जाएगी। एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन सी इज सरचार्ज रेट बराबर याद नहीं है, सरचार्ज रेट एकदम बराबर याद है। ये जो डिफॉल्ट है मतलब 115 BAC वो स्लैब रेट याद रखना पड़ेगा। स्लैब रेट डिफॉल्ट वाला जो है ना, वो तुम देखो तो एक पैटर्न है, 3-3 लाख का स्लैब है, 5% इंक्रीज होता है। बस एक चीज याद रखना 25% नहीं है, 3-3 लाख से बढ़ते रहता है, 5% बढ़ते रहता है, 20 के बाद सीधा जंप 30% है, 25% नहीं है। एक बार प्रॉपरली रीड करोगे तो रेट्स याद रह जाएंगे, बराबर है। चलो कुछ खत्म करता हूं मैं फटाफट।
इंडिविजुअल में ही एक्चुअली ज्यादा टाइम लगता है, बाकी इट बिकम्स वेरी इजी। देखो, हु इज माई एसएससी? फर्म। फर्म का टैक्स रेट 30%। मतलब कितनी अमाउंट पे 30%? क्या क्या कौन सा स्लैब रेट लगा इधर? अच्छा, लॉटरी के साथ ये परसेंटेज मैच करता है 30%, इसका मतलब है लॉटरी वाली इनकम नहीं है। अच्छा सुनो, मैं क्या पूछ रहा था पता है? मैं ये पूछ रहा था, तुम इंडिविजुअल समझ लो, तुम्हारी इनकम एग्जैक्टली 2 लाख रुपए है, कितना टैक्स भरोगे? नील, नो टैक्स। क्यों? 250 से कम है, डिफॉल्ट 115 बीएससी के हिसाब से भरते तो 3 लाख तक। लेकिन अगर फॉर्म ने 2 लाख कमाया तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज वाई दैट रेट इज कॉल्ड एज फ्लैट रेट। तुम कितना भी इनकम कमाओ, 10 रुपए कमाओ 3 रुपए देना पड़ेगा, 10 करोड़ कमाओ तो 3 करोड़ देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा। कोई स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं। रिबेट तो फॉर्म को मिलता नहीं है। इनफैक्ट रिबेट तुम देख लो ना, सब जगह पे मैंने वही लिखा, किसी को रिबेट अलाउड नहीं है। रिबेट किसको अलाउड है? इंडिविजुअल को। सरचार्ज, फर्म का सरचार्ज सबसे सिंपल, सबसे इजी याद रखना है। फर्म का सरचार्ज देखो, मतलब अगर फर्म ने 90 लाख का इनकम कमाया तो नो सरचार्ज। अच्छा, तुमने मैंने 90 लाख का इनकम कमाया तो सरचार्ज है एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, फर्म ने 2 करोड़ 90 लाख का इनकम कमाया, 3 करोड़ 90 लाख का इनकम कमाया, 6 करोड़ 90 लाख का इनकम कमाया, 25 करोड़ का इनकम कमाया, फर्म ने एक ही रेट है 12%। अपने लिए बहुत सारे रेट है, 10 15 25 35, अपने लिए डिफॉल्ट भी है, ऑप्ट आउट भी है। इधर एकदम सिंपल है, 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर गया 12%। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन सेस कितना? अरे वो तो सबके लिए सेम होगा ना। हेल्थ एजुकेशन, तुम ब्लैकआउट हो गए। अरे हेल्थ एजुकेशन सेस तो 4% सबके लिए सेम होगा ना यार। अच्छा, अब ये कौन सी कंपनी? डोमेस्टिक फॉरेन, दो टाइप की कंपनी। आई पिक अप द इजी वन। फॉरेन कंपनी का रेट 40%, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। डोमेस्टिक कंपनी का रेट जरा पढ़ो मेरे लिए। फॉर प्रीवियस ईयर, एक मिनट, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। 2 साल रिवर्स चलो, 2 साल पीछे चलो, कौन सा प्रीवियस ईयर बनेगा? 21-22। 21-22 का पीएनएल अकाउंट खोलो। वो पीएनएल अकाउंट में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो आज तुमने जितना इनकम कमाया उस इनकम पे टैक्स भरोगे एट द रेट ऑफ 25%। हाँ, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इधर मुझे सिर्फ एक ही चीज तुमको तुम्हारे दिमाग में बैठाना है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन ना हो। सेल्स पे टैक्स भरते हो क्या? नहीं। टैक्स किस पे भरते हो? से प्रॉफिट पे। 2 साल पहले का सेल्स चेक करना है भाई साहब। टैक्स तो आज की इनकम पे ही भरना है, 2 साल पहले की इनकम पे नहीं। लेकिन 2 साल पहले आपका सेल्स कितना था? 400 करोड़ या उससे कम। तो आज आप जो इनकम कमा रहे हो ना, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, डिडक्शन, टोटल इनकम, उस पे आप टैक्स भरोगे एट द रेट ऑफ 25%। मतलब बेटा 2 साल पहले अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा था तो आज की टोटल इनकम पे टैक्स भरोगे 30%। जस्ट टू क्लैरिफिकेशंस। फर्स्ट, आर यू गोइंग टू पे टैक्स ऑन टर्नओवर और इनकम? इनकम। आर यू गोइंग टू पे टैक्स ऑन 2 years अगो का इनकम या करंट ईयर का इनकम? तो 2 साल पहले का क्या चेक कर रहे हो? सिर्फ टर्नओवर चेक कर रहे हो। अगर वो टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो आज करंट ईयर में जितना इनकम कमाया, किसने कमाया?
डोमेस्टिक कंपनी में उस पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 25%, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%। पॉइंट समझा? स्टूपिड सवाल। फॉरेन कंपनी का 2 साल पहले का टर्नओवर क्या तुम चेक करोगे? मतलब ये टर्नओवर चेक करने का झंझट किसके लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन है? डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन एप्पल कौन है? फॉरेन कंपनी। एप्पल इंडिया में इनकम कमाएगा, क्या रेट पे टैक्स भरेगा? एप्पल एप्पल मोबाइल बनाता है वो वाला एप्पल, हाँ 40%। लेकिन रिलायंस आज क्या टैक्स भरेगा? डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर 2 ईयर्स अगो। रिलायंस को रिबेट मिलेगा? अरे रिबेट कंपनी को थोड़ी मिलता है। रिबेट 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 रिबेट, लेक्चर खत्म हो रहा है, चलो। रिबेट ना रिलायंस को ना एप्पल को। 4% सेस तो सब लोग भरते हैं। अब सरचार्ज, तो ये लास्ट चीज देख लो सरचार्ज का, पढ़ लो फिर मैं कुछ सवाल पूछूं। मैं रिलायंस और एप्पल दोनों दो एग्जांपल लेके तुमको परसेंटेज चूज करने को बोलूंगा, एकदम सिंपल है। रेडी? चलो पहले तो मैं सीक्वेंस में चलता हूं, फिर मैं थोड़ी छेड़छाड़ करता हूं, रैंडमली पूछता हूं। रिलायंस का टोटल इनकम इज 75 lakhs। तुमको चूज करना है सरचार्ज का रेट, नो सरचार्ज। एप्पल का टोटल इनकम इज 75 lakhs, नहीं होगा, बराबर है। रिलायंस का टोटल इनकम इज 25 करोड़, 12%। एप्पल का टोटल इनकम इज 25 करोड़, 5%। रिलायंस का टोटल इनकम इज एग्जैक्टली 10 करोड़, 7। एग्जैक्ट 10 करोड़, एग्जैक्ट 10 करोड़, 7%। एप्पल का इनकम इज एग्जैक्टली 10 करोड़, 2%। अब रिलायंस का टोटल इनकम इज एग्जैक्टली 1 करोड़, नो सरचार्ज, पक्का? लास्ट 2 सवाल। एप्पल का टोटल इनकम इज 5 करोड़। मेरा सवाल है बेसिक टैक्स क्या रेट पे? एप्पल का, फॉरेन कंपनी का बेसिक टैक्स 40%। रिबेट नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज 5 करोड़ की इनकम है, 2%। हेल्थ एजुकेशन सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका 2 साल पहले का टर्नओवर 2000 करोड़ था, आज उसका इनकम इज 35 करोड़, 30% बेसिक, 35 करोड़ का 30% बेसिक टैक्स आया। रिबेट नहीं, सरचार्ज 12%। हेल्थ एजुकेशन सेस पक्का? मैं ये नहीं पूछूंगा टैक्स रेट याद रहा क्योंकि उसको टाइम लगेगा, बट समझ पड़ा 100%। ओके चलो वील एंड दिस लेक्चर हियर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।